जब एक पत्नी को अपने सुहाग की करनी पड़ी हत्या, नीरज को घर से गए 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए और उसका कुछ पता नहीं चला, तो उसकी पत्नी रूबी ने थाना पंतनगर जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद उसके घर से गायब होने की जानकारी अपने सभी नाते रिश्तेदारों को देने के साथ साथ ससुराल वालों को भी दे दी थी। नीरज के इस तरह अचानक गायब हो जाने की सूचना से उसके घर में कोहराम मच गया। नीरज के गायब होने की जानकारी उसके मामा को हुई तो वह भी परेशान हो उठे। उस समय वह गांव में थे। उन्होंने अपने बहनोई यानी नीरज के पिता रघुनाथ ठाकुर एवं उसके बड़े भाई को साथ लिया और महानगर मुंबई आ गए। नीरज की पत्नी रूबी ने उन लोगों को बताया कि उस दिन वह घर से 250 रुपए लेकर निकले तो लौट कर नहीं आए। जब उन्हें गए 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए तो उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसने थाना पंतनगर जाकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी और सभी को उनके घर न आने की जानकारी दे दी। नीरज के इस तरह अचानक गायब हो जाने से उसके पिता रघुनाथ ठाकुर, बड़ा भाई और मामा रमाशंकर चौधरी परेशान हो उठे। सभी लोग मिलकर अपने तरीके से नीरज की तलाश करने लगे। वे मुंबई में रहने वाले अपने सभी नाते रिश्तेदारों के यहां तो गए ही, उन अस्पतालों में भी गए जहां एक्सीडेंट के बाद लोगों को इलाज के लिए ले जाया जाता है। आसपास के पुलिस थानों में भी पता किया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीरज बिना कुछ बताए क्यों और कहां चला गया। बेटे के अचानक गायब होने की चिंता और भागदौड़ में पिता रघुनाथ ठाकुर बीमार पड़ गए। एक दिन सभी लोग नीरज के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तभी रूबी ने अपने मामा ससुर रमाशंकर चौधरी से कहा, परसों आधी रात को जब मैं शौचालय गई थी तो मुझे लगा कि वह शौचालय के गड्ढे से कह रहे हैं कि रूबी मैं यहां हूं। उनकी आवाज सुनकर मैं चौंकी। मैं शौचालय के गड्ढे के पास यह सोचकर गई कि शायद वह आवाज दोबारा आए, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। थोड़ी देर में वहां खड़ी रही। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है। मैं कमरे में आ गई। अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाले नीरज के मामा रमाशंकर चौधरी ने अपनी मौत का सच बताने वाली तमाम प्रेत आत्माओं के किस्से सुन रखे थे, इसलिए उन्हें लगा कि अपनी मौत का सच बताने के लिए नीरज की आत्मा भटक रही है। कहीं वह शौचालय के गड्ढे में तो गिरकर नहीं मर गया। सुबह उठकर वह शौचालय के गड्ढे के ऊपर रखे ढक्कन को देख रहे थे। तभी शौचालय की साफ सफाई करने वाला प्रशांत उर्फ ननकी फिनाइल की बोतल लेकर आया और उसके आसपास फिनाइल डालने लगा। उन्होंने पूछा, भाई यहां फिनाइल क्यों डाल रहा है? आज यहां से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, इसलिए सोचा कि फिनाइल डाल दूंगा तो बदबू खत्म हो जाएगी, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की इस बात से रमाशंकर को लगा कि कहीं सचमुच तो नहीं नीरज इस गड्ढे में गिर गया। शायद इसी वजह से बदबू आ रही है। वह तुरंत शौचालय के गड्ढे के ढक्कन के पास पहुंच गए। उसे हटाने के लिए उन्होंने उस पर जोर से लात मारी तो संयोग से वह टूट गया। ढक्कन के टूटते ही उसमें से इतनी तेज दुर्गंध आई कि रमाशंकर चौधरी को चक्कर सा आ गया। 5 मिनट के बाद उन्होंने अपनी नाक पर कपड़ा रखकर उस गड्ढे के अंदर झांका तो उन्हें सफेद कपड़े में लिपटी कोई भारी चीज दिखाई दी। उसे देखकर उन्हें यही लगा, यह भारी चीज किसी की लाश है। उन्होंने यह बात रूबी को बताने के साथ साथ शौचालय के संचालक नरेन भाई सोलंकी को भी बता दी। यह 27 मार्च 2014 की बात थी। इसके बाद रमाशंकर चौधरी सीधे थाना पंतनगर जा पहुंचे। उन्होंने पूरी बात ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ओवहाल को बताई तो उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी अपने अधिकारियों को दे दी। इसके बाद वह अपने साथ हेड कांस्टेबल चंद्रकांत गोरे, किशन राव नावड़कर, प्रशांत शिर्के, कांस्टेबल संतोष गुरु और पंकज भोसले को साथ लेकर सहकार नगर मार्केट स्थित न्यू सुविधा सुलभ शौचालय पहुंच गए। पुलिस टीम के घटनास्थल तक पहुंचने तक वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ओवहाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्हें भी लगा कि गड्ढे में पड़ी चीज लाश ही है, तो उन्होंने उसे निकलवाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बुला लिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जब सफेद चादर में लिपटी उस चीज को निकाला तो वह सचमुच लाश थी। लाश इस तरह सड़ चुकी थी कि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती थी, लेकिन लाश के हाथ में जो घड़ी बंधी थी
उसे देखकर रमाशंकर चौधरी और रूबी ने बताया कि यह घड़ी तो नीरज ठाकुर की है। नीरज कई दिनों से गायब था। इससे साफ हो गया कि वह लाश नीरज की ही थी। सब इंस्पेक्टर देवेंद्र उबाल अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ लाश और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि शौचालय के गड्ढे में लाश मिलने की सूचना पाकर परिमंडल 6 के एडिशनल पुलिस कमिश्नर महेश धुर्ये, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विलास पाटिल, सीनियर इंस्पेक्टर निर्मल, इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सकपाल और प्रदीप दुपट्टे भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने सरसरी नजर से घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करके घटना की जांच की। जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर निर्मल को सौंप दी। सीनियर इंस्पेक्टर निर्मल ने सहकर्मियों की मदद से घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर स्थित राजावाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर सीनियर इंस्पेक्टर निर्मल ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर को सौंप दी। इसके बाद जितेंद्र आगरकर ने उनके निर्देशन में जांच की। जो रूपरेखा तैयार की उसी के अनुरूप जांच शुरू कर दी गई। सबसे पहले तो उन्होंने मृतक नीरज ठाकुर के घर वालों के साथ साथ न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के संचालक नरेन भाई सोलंकी को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। नीरज के घर वालों तथा न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के संचालक नरेन भाई सोलंकी ने जो बताया, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर को मृतक की पत्नी रूबी पर संदेह हुआ। उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि पति की मौत के बाद किसी औरत के चेहरे पर जो दुख और परेशानी दिखाई देती है, रूबी के चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। इसी से उन्हें आशंका हुई कि किसी न किसी रूप में रूबी अपने पति की हत्या के मामले में जरूर जुड़ी है, लेकिन इतने भर से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए वह उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने लगे। सबूत जुटाने के लिए उन्होंने रूबी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के साथ न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के आसपास रहने वालों से गुपचुप तरीके से पूछताछ की, तो उन्हें रूबी के खिलाफ ऐसे तमाम सबूत मिल गए जो उसे थाने तक ले जाने के लिए पर्याप्त थे। लोगों ने बताया था कि रूबी और नीरज के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। यह लड़ाई झगड़ा शौचालय पर ही काम करने वाले संतोष झा को लेकर होता था, क्योंकि रूबी के उससे अवैध संबंध थे। इसके बाद इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर ने न्यू सुविधा सुलभ शौचालय पर काम करने वाले प्रशांत कुमार चौधरी और मृतक नीरज ठाकुर की पत्नी रूबी को एक बार फिर पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। इस बार दोनों काफी डरे हुए थे, इसलिए थाने आते ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रूबी ने बताया कि उसी ने प्रेमी संतोष झा के साथ मिलकर नीरज की हत्या की थी। हत्या में प्रशांत ने भी उसकी मदद की थी। इसके बाद रूबी और प्रशांत ने नीरज की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 35 वर्षीय नीरज ठाकुर मूल रूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के थाना सफरा का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता, एक बड़ा भाई और एक बहन थी। उम्र होने पर सभी बहन भाइयों की शादी हो गई। नीरज 3 बच्चों का पिता भी बन गया। इस परिवार का गुजर बसर खेती से होता था। जमीन ज्यादा नहीं थी, इसलिए परिवार बढ़ा तो गुजर बसर में परेशानी होने लगी। बड़ा भाई पिता रघुनाथ ठाकुर के साथ खेती कराता था, इसलिए नीरज ने सोचा कि वह घर छोड़कर किसी शहर चला जाए जहां वह 4 पैसे कमा सके। घर वालों को भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने हामी भर दी तो 5 साल पहले घर वालों का आशीर्वाद लेकर नीरज नौकरी की तलाश में महानगर मुंबई पहुंच गया। वहां सांता क्रूज ईस्ट गोलीवार में उसके मामा रमाशंकर चौधरी रहते थे। उनका अपना स्वयं का व्यवसाय था। वह मामा के साथ रहकर छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के संचालक नरेन भाई सोलंकी से हुई तो घाटकोपर थाना पंतनगर के सहकार नगर मार्केट स्थित न्यू सुविधा सुलभ शौचालय की उन्होंने जिम्मेदारी उसे सौंप दी। आधुनिक रूप से बना यह शौचालय काफी बड़ा था। उसी के टेरेस पर कर्मचारियों के रहने के लिए कई कमरे बने थे। उन्हीं में से एक कमरा नीरज ठाकुर को भी मिल गया। न्यू सुविधा सुलभ शौचालय से नीरज को ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। जब उसे लगा कि वह शौचालय की आमदनी से परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो गांव जाकर वह पत्नी रूबी और बच्चों को भी ले आया,
क्योंकि वह बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य सुधारना चाहता था। नीरज परिवार के साथ न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के टेरेस पर बने कमरे में आराम से रह रहा था। जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में उसका दोस्त संतोष झा दाखिल हुआ, उसकी सारी खुशियों में ग्रहण लग गया। संतोष झा उसी के गांव का रहने वाला उसका बचपन का दोस्त था। वह मुंबई आया तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया। गांव का और दोस्त होने की वजह से संतोष नीरज के कमरे पर भी आता जाता था। वही उसकी पत्नी रूबी को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की वजह से दोनों में हंसी मजाक भी होता रहता था। इसी हंसी मजाक में पत्नी बच्चों से दूर रह रहा संतोष धीरे धीरे रूबी की ओर आकर्षित होने लगा। मन की बात उसके हाव भाव से जाहिर होने लगी तो रूबी को भांपते देर नहीं लगी कि उसके मन में क्या है। उसे अपनी ओर आकर्षित होते देख रूबी भी उसकी ओर खींचने लगी। इससे संतोष का साहस बढ़ा और वह कुछ ज्यादा ही रूबी के कमरे पर आने जाने लगा। घंटों बैठा संतोष रूबी से मीठी मीठी बातें करता रहता। रूबी को उसके मन की बात पता ही थी, इसलिए वह उससे बातें भी वैसी ही करती थी। संतोष की ओर रूबी के आकर्षित होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नीरज जब से उसे मुंबई लाया था, उसी छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। उसकी दुनिया उसी छोटे से कमरे में कैद होकर रह गई थी। नीरज अपने काम में ही व्यस्त रहता था। ऐसे में उसका कोई मिलने जुलने वाला था तो सिर्फ संतोष। वही उसके सुख दुख का भी ख्याल रखता था और जरूरतें भी पूरी करता था, क्योंकि नीरज के पास उसके लिए समय ही नहीं होता था। संतोष ही उसके बेचैन मन को थोड़ा सुकून पहुंचाता था। संतोष शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके बच्चे भी थे। उसे नारी मन की अच्छी खासी जानकारी थी। अपनी इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए वह जल्दी ही रूबी के बेचैन मन को सुकून पहुंचाते पहुंचाते तन को भी सुकून पहुंचाने लगा। रूबी को उसने जो प्यार दिया वह उसकी दीवानी हो गई। अब उसे नीरज के बजाय संतोष से ज्यादा सुख और आनंद मिलने लगा, इसलिए वह नीरज को भूलती चली गई। मर्यादा की कड़ियां बिखर चुकी थीं। दोनों को जब भी मौका मिलता अपने अपने अरमान पूरे कर लेते। इस तरह नीरज की पीठ पीछे दोनों मौज मस्ती करते रहे। लेकिन पाप का घड़ा भरता है तो छलक ही उठता है। उसी तरह जब संतोष और रूबी ने हदें पार कर दी तो एक दिन नीरज की नजर उन पर पड़ गई। उसने दोनों को रंगरलियां मनाते अपनी आंखों से देख लिया। नीरज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा करने वाली पत्नी एक जन्म भी रिश्ता नहीं निभा पाएगी। संतोष तो निकल भागा था, रूबी फंस गई। नीरज ने उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी की इस बेवफाई से वह अंदर तक टूट गया। बेवफा पत्नी से उसे नफरत हो गई। इसके बाद घर में कलह रहने लगी। नीरज ने रूबी का जीना मुहाल कर दिया। रोज रोज की मारपीट और लड़ाई झगड़े से तो रूबी परेशान थी ही, आस पड़ोस में उसकी बदनामी भी हो रही थी। वह इस सब से तंग आ गई तो इससे निजात पाने के बारे में सोचने लगी। उसे लगा इस सब से उसे तभी निजात मिलेगी जब नीरज न रहे। फिर क्या था ठिकाने लगाने की। उसने साजिश रच डाली। अपनी इस साजिश में रूबी ने अपने ही शौचालय पर काम करने वाले प्रशांत चौधरी को यह कहकर शामिल कर लिया कि नीरज ठाकुर के न रहने पर वह न्यू सुविधा सुलभ शौचालय को चलाने की जिम्मेदारी उसे दिलवा देगी। इसके अलावा वह उसे 50,000 रुपए नकद भी देगी। न्यू सुविधा सुलभ शौचालय चलाने की जिम्मेदारी और 50,000 रुपए के लालच में प्रशांत नीरज की हत्या में साथ देने को तैयार हो गया। इस तरह रूबी ने अपने सुहाग का सौदा कर डाला। 10 मार्च 2014 की शाम नीरज ठाकुर 250 रुपए लेकर किसी काम से 2 दिनों के लिए बाहर चला गया। 12 मार्च की रात में लौटा तो पहले से रची गई साजिश के अनुसार शौचालय के टेरेस पर गहरी नींद सो रहे नीरज के दोनों पैरों को प्रशांत ने कसकर पकड़ लिया तो संतोष उसकी छाती पर बैठ गया। नीरज अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता उसके पहले ही रूबी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। कुछ देर छटपटाकर नीरज मर गया तो तीनों ने उसकी लाश को सफेद चादर में प्लेट कर टेरेस से नीचे फेंक दिया। इसके बाद तीनों नीचे आए और शौचालय के गड्ढे का ढक्कन खोलकर लाश उसी में डाल दी। इसके बाद ढक्कन को फिर से बंद कर दिया गया। नीरज की हत्या करके संतोष डोंबिवली चला गया तो प्रशांत और रूबी अपने अपने कमरे पर चले गए।
रूबी ने अपना अपराध छिपाने के लिए अगले दिन थाना पंतनगर जाकर पति की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वह बच नहीं सकी और पकड़ी गई रूबी से नीरज की हत्या की पूरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर संतोष झा को गिरफ्तार करने पहुंचे तो पता चला वह अपने गांव भाग गया है। एक पुलिस टीम तुरंत उसके गांव के लिए रवाना हो गई। संयोग से वह गांव में मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके मुंबई ले आई। मुंबई आने पर उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर ने रूबी, संतोष झा और प्रशांत चौधरी से पूछताछ के बाद भादम्य की धारा 302, 202 के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया।